स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सीए इंटरमीडिएट के इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे आज हम लोग कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस देखेंगे और एग्जामिनेशन में किस तरीके से आप लोगों को आपका आंसर प्रेजेंट करना है और कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अर्न कर सकते हैं। इस चीज के लिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन लेकर आ गया हूं। प्रीवियस सेक्शन की कनेक्टिविटी में हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और थर्ड नंबर के इस वीडियो में हम लोग आगे की कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग हमारी मेन स्क्रीन पर और देखिए ध्यान से। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे, A company has accumulated free reserve of ₹75 lakhs during last 5 years. Okay, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा रखा हुआ है? 75 लाख रुपए। इट हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ड्यूरिंग दिस 3 years. अच्छी बात है। नाउ द कंपनी प्रपोज टू अप्रोप्रिएट द पार्ट ऑफ दिस अमाउंट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर करंट ईयर इन विच इट हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 lakh। कंपनी को करंट ईयर में 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और जो 75 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है वो इसको यूज करना चाहती है फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। द बोर्ड proposes a payment of dividend of ₹30 lakh, that is 30% of the paid up share capital. Okay, examine as per the provision of Companies Act 2013 whether the proposal of the company is valid or not. अरे सिंपल सी बात है यार, यहां पर हमारा सेक्शन नंबर 123 चैप्टर नंबर 8 एंड आई थिंक सो रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होगा, जहां पर हमारी कंडीशंस थी। और यहां पर कंडीशन क्यों अप्लाई होगी पता है? क्योंकि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी जो है वो मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। और जब भी कंपनी अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट को यूटिलाइज करना चाहेगी, रिजर्व एंड सरप्लस को यूटिलाइज करके डिविडेंड देना चाहेगी, तो मालिक वहां पर हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। RD1 प्लस RD2 प्लस RD3 डिवाइडेड बाई 3, उससे ज्यादा रेट से डिविडेंड होना ही नहीं चाहिए। तो यार जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा 6 नंबर के लिए, यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जब कंपनी ने पिछले 3 साल से कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है तो भाई RD1 प्लस RD2 प्लस RD3 डिवाइडेड बाई 3 वाली कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट 3 ईयर में कंपनी ने कोई भी किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन थी मालिक कि आप आपके रिजर्व एंड सरप्लस से जो भी आपका बैलेंस है वो बैलेंस ना आप 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड आपका जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट का बैलेंस है उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन थी कि आप जो भी बैलेंस विड्रॉ कर रहे हो वो बैलेंस विड्रॉ करने के बाद आपके रिजर्व एंड सरप्लस में एटलीस्ट 15% बैलेंस जो है वो रिमेनिंग होना चाहिए ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस। तो चलो बेसिकली ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों को याद होगा, तो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल नंबर 7 है, जहां तक मुझे याद है। प्लस माइनस इधर उधर कर लेना, नंबर में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वहां पर कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक क्वेश्चन था जहां पर सेम इस तरीके का सिनेरियो बनता था, लेकिन वहां पर प्रीवियस 3 ईयर में उन्होंने डिविडेंड बांट के रखा हुआ था, कुछ 8%, 10% और 12% की रेट से, है ना। कुछ ऐसे ही करके कुछ रेट्स भी होगी, रेट्स में भी वेरिएशन हो सकता है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर इन्होंने 6 नंबर के इस क्वेश्चन में एक चीज डाल दी, कंपनी ने पिछले 5 सालों से किसी भी टाइप का कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो मालिक सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट कंडीशन है RD1 प्लस RD2 प्लस RD3 डिवाइडेड बाई 3, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो चलो एक मैकेनिज्म हमारे सामने पूरा रेडी हो गया है। आंसर लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, पहले प्रोविजन लिखेंगे, फिर प्रोविजन के साथ साथ जो भी हमारी कंडीशन है वो RD1 RD2 RD3 वाली 10% वाली 15% वाली वो कंडीशन लिखेंगे। एंड देन उसके बाद ये जो फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन है इस बेसिस पर हम लोग ऊपर वाले प्रोविजन को एप्लीकेबल करेंगे। एंड देन लास्ट में फाइनली कंक्लूजन में हम लोग ये मेंशन करेंगे कि क्या कंपनी यहां पर 30 लाख रुपए मतलब 30% की रेट से डिविडेंड दे भी सकती है, या हम लोग जो रेट फाइंड आउट करके निकालेंगे कंपनी उस रेट से डिविडेंड देगी। तो बढ़िया मस्त नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे और 6 की 6 यदि इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा तुम्हारी एग्जाम में आता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए पूरे 6 मार्क्स हमारे सिक्योर्ड होने चाहिए। तो चलो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली हमारी वर्कबुक पे, और वर्कबुक पे चल के हम लोग यहां पर इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो मालिक ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है जिसका आंसर आप और हम मिलकर साथ साथ लिखेंगे। पहले पूरा प्रोविजन जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है हम लोग उसी फॉर्मेट में चलेंगे। हम लोग यहां पर ऐसा लिखते हैं भाई साहब, इन द गिवन क्वेश्चन द कंपनी इज
intending to declare dividend out of current year's profits and past year प्रॉफिट, क्योंकि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। करंट ईयर में प्रॉफिट है 12 लाख रुपए का और कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है 30 लाख रुपीस का। ओके, आगे एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर इन एनी ईयर देयर आर नो adequate profits for declaring dividends, the company may declare dividend out of the profits of any previous years transferred by it to the free reserves only in according with the procedures laid down in रूल 3। बेसिकली ये कैपिटल R होना चाहिए, है ना। ये जो मैं गलती कर रहा हूँ, ये गलती से आप लोगों को भी सबक लेना है कि यहाँ पर स्मॉल r नहीं लिखना है। जब भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखना है कैपिटल R, और रूल नंबर 3 होता है, हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स में भी लिखा हुआ है। ऑफ द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, ठीक है। यहाँ पे भाई कंडीशन ऑफ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। प्रोविजन लिखने के आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर तो प्रोविजन लिखने के मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन नंबर 1, केवल और केवल ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लैक पेन के अलावा कोई दूसरा पेन यूज नहीं करना है। कंडीशन नंबर 1, द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड्स द एवरेज रेट्स ऑफ डिविडेंड at which it's declared by the company in the immediately preceding 3 years. Okay. Condition second, the total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 10% of it. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस किसके अकॉर्डिंग? इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। कंडीशन नंबर 3, द बैलेंस ऑफ रिजर्व after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital plus free reserve plus SP account का बैलेंस आपको पूरा लिखना है in the latest audited financial statement। ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन पूरा लिख लिया, अब हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आएंगे। सो नाउ ब्लैक कलर की पेन से लिखना है आप लोगों को, पूरा एक सिंगल कलर की पेन से चलने देना है। कैलकुलेशंस फॉर ईच कंडीशंस, कैलकुलेशन फॉर ईच कंडीशंस। कंडीशन फर्स्ट, दिस शैल नॉट अप्लाई इफ द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 preceding फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो नहीं होगी ना भाई अप्लाई, क्योंकि कंपनी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई डिविडेंड नहीं दिया है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। दस कंडीशन फर्स्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द कंपनी इन क्वेश्चन एज इट हैज नॉट डिक्लेयर्स डिविडेंड इन last 5 years। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन देखते हैं हम लोग, यहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। एज पर द फैक्ट्स द बोर्ड proposes a payment of dividend of ₹30 lakh, that is 30% on the paid up share capital. So the paid up share capital of the company, इस लाइन को मैं नीचे ले लेता हूं थोड़ा, ताकि
सेपरेशन आ जाएगा। सो द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हम लोग कितना मान लें, ₹100 lakhs। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों मिला के कितना हो गया यहाँ पर ₹100 lakh प्लस 75 lakh इज इक्वल टू 175 lakhs हो गया है, 175 lakhs हो गया है। ओके, तो इसका 10% ऑफ ₹175 lakhs, 10% ऑफ ₹175 lakh दैट इज ₹17.5 lakhs। बोले ओके, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। सो 17.5 lakhs किसके ऊपर निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ₹100 lakh की पेड अप शेयर कैपिटल है, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, दैट इज 17.5% ही दे सकते हैं ना। बोले यस मालिक, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है ये। सो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹17.5 lakhs। ओके, कंडीशन नंबर 3 भी अप्लाई करके देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 3, हियर फ्री रिजर्व इज ₹75 lakhs, प्रपोज विड्रॉवल कितना है, ₹17.5 lakh। बैलेंस रिजर्व कितना बचेगा, से फॉर एग्जांपल 75 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस माइनस बांटने की इच्छा कितनी है तुम्हारी, 17.5 lakhs, तो बचेगा कितना, 57.5 लाख रुपए बचेगा। ओके, दिस बैलेंस रिजर्व इज ऑब्वियसली मोर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज कम से कम कितना बचना चाहिए, 100 लाख का 15%। यहाँ पर केवल और केवल पेड अप शेयर कैपिटल के एस्पेक्ट में ही लेना है। शायद मैंने आप लोगों को जब प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा होगा तब मैंने वहां पर आपको फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस भी ऐड कर दिया होगा, लेकिन ये जो 15% है, ये 15% केवल और केवल किसके एस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग, पेड अप शेयर कैपिटल के एस्पेक्ट में देखते हैं। तो कितना होना चाहिए, 15 लाख रुपए होना चाहिए, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज रिमेनिंग होना चाहिए। तो हमारा रिमेनिंग तो 57.5 मतलब 57.5 लाख रुपए यहाँ पर रिमेनिंग है ना। ओके, सो यहाँ पर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। हम लोग यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे thus the company can declare a dividend of ₹17.5 lakh, that is at a rate of 17.5% on its paid up capital of ₹100 lakhs। Now यहां पर जो अमाउंट हमारे सामने निकल के आ रहा है वो अमाउंट कितना निकल के आ रहा है मालिक, केवल और केवल 17.5 लाख का। सो जो कंपनी 30 लाख रुपए का डिविडेंड देना चाहती है, क्या वो दे सकती है क्या, नहीं। नेक्स्ट एंड फाइनल कंक्लूजन, हेंस द प्रपोजल ऑफ कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹30 lakh, दैट इज 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन द करंट ईयर इन विच इट हैज earned a profit of ₹12 lakh is invalid. Now this is the manner to present the answer for acquiring 6 marks। 6 नंबर के लिए हम लोगों को इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है। नाउ अभी हम लोगों ने यहां पर एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों की जान पहचान वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर में तो आया ही आया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी मॉक टेस्ट अपीयर किया होगा, एज इट इज सेम क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी आया था। और ये डेफिनेशन जब से अमेंड हुई है, चाहे तुम फाउंडेशन लेवल पे बात कर लो या इंटरमीडिएट लेवल पे बात कर लो या CS या CMA के किसी भी एग्जाम में की भी बात कर लो, बार बार हर एक इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 252 के ऊपर हर एक एग्जाम में, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे वो EET लेवल हो या CS एग्जीक्यूटिव का लेवल हो, हर जगह पर इस पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है। और ऑब्वियसली अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे मैंने सेक्शन नंबर 252 बोला, मतलब मैं वहां पर बात कर रहा हूं लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड। चूंकि लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को बहुत लीनियंट किया गया है अमेंडमेंट के बाद से, इसलिए गवर्नमेंट यहां पर बार बार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। चूंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो सारे के सारे इंस्टीट्यूट एकदम हॉट टॉपिक होने की वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मालिक, सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन एक बार और प्रॉपरली डिक्टेट कर देता हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इस अटेम्प्ट और आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहले लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मेंशन किया गया था। बोले लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स इट।
बस इतनी डेफिनेशन दी गई थी। तो यार उस चक्कर में क्या होता था कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी यदि डिबेंचर भी लिस्ट करवाए या डिबेंचर को भी ट्रेड करवाए किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो भी वो लिस्टेड कंपनी बन जाती थी। यदि किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को यदि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इशू भी किया प्रेफरेंस शेयर और रिडीम भी करेगी बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो कन्वर्टिबल नहीं है, तो भी मालिक वो लिस्टेड कंपनी बन जाती थी। यार यदि किसी प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू यदि अपनी कोई सिक्योरिटीज इश्यू करनी है अंडर सेक्शन नंबर 42, तो भी वो कंपनी ना लिस्टेड कंपनी बन जाती थी। और मालिक ये तो छोड़ो, यदि कोई ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे और इंडिया में यदि वो ट्रीट की जा रही है एज एन फॉरेन कंपनी, तो भी मालिक पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या बोल दिया जाता था पता है? लिस्टेड कंपनी बोल दिया जाता था। अब लिस्टेड कंपनी होने से क्या होता था यार, इनके ऊपर ना कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन एप्लीकेबल होने के साथ साथ सेबी के भी बहुत सारे कंप्लायंस एप्लीकेबल हो जाते थे। सो जिसकी वजह से ना कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। नाउ गवर्नमेंट ने कंपनी की ये बात सुनी, कंपनी की इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड उसके बाद में ना यहां पर एक छोटू सा अमेंडमेंट डाल दिया। मतलब कहने को तो छोटू सा है लेकिन है एक्चुअल लाइफ में बहुत बड़ा सा अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने बोले मालिक सुनो, कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसकी इक्विटी लिस्ट ना हो। तो बोले लिस्टेड कंपनी बनने के लिए अब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट कौन सी आ गई कि मालिक आपकी इक्विटी लिस्ट होनी चाहिए। यदि इक्विटी लिस्ट है और यदि आप कोई दूसरी सिक्योरिटीज लिस्ट करवा रहे हो तो आप लिस्टेड कंपनी माने ही जाओगे। लेकिन यदि आपकी इक्विटी लिस्ट नहीं है और आप किसी दूसरी सिक्योरिटीज लाइक इररिडीमेबल, मतलब इररिडीमेबल वर्ड बोलना ही गलत हो जाएगा, मतलब नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही है, कौन सी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। यदि कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू यदि कोई अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा रही है, या कोई ऐसी कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है बट इंडिया में उसने अपनी किसी भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करवाया है, तो मालिक वो लिस्टेड कंपनी कभी भी नहीं मानी जाएगी, उनके ऊपर ये सारे के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो नाउ गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फेवर किया है कंपनीज को, एंड ये फेवर उन कंपनीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और जो अदर देन इक्विटी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहती है तो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन नंबर 42 के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है। एंड तीसरा वो फॉरेन कंपनी जो लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कर रही है इंडिया में, उन लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलो अब मैंने आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन पहले आपको रीड करके दिखा देता हूं। एंड आई थिंक सो जितना हम लोगों ने यहां पर प्रोविजन डिस्कस किया है वो प्रोविजन ही अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि आपको ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, रेफरिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज विल बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ओके, सबसे पहले इन्होंने बोला है एबीसी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी। ओके ठीक है, पब्लिक कंपनी है, हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, सेबी का कौन सा रेगुलेशन है भाई? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। ओके, तो भाई यहां पर एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवा रहे हैं। चूंकि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्ट करवा रहे हैं ना भाई, तो यहां पर सिक्योरिटीज लिस्ट हो रही है, इक्विटी लिस्ट नहीं हो रही है, तो क्या लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। दूसरा, CHG लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इशू भी होंगे प्रेफरेंस और रिडीम भी होंगे प्रेफरेंस, तो क्या ये कंपनी भी लिस्टेड कंपनी होगी क्या? नहीं मालिक नहीं, ये भी अनलिस्टेड कंपनी ही मानी जाएगी। PRS Limited, a public company which has not listed its equity on a recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a stock exchange jurisdiction as specified under subsection number 3 of section number 25 of the Companies Act 2013। तो भाई इसके जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, वो इंडिया में लिस्ट नहीं है, आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, तो क्या हम लोग इसको इंडिया में लिस्टेड कंपनी बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपको होता है करना क्या है, करना बड़ा सिंपल काम है। मतलब मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को लिख के भी नहीं दिखाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पूछा गया है और बड़े ही सिंप्लीफाइड मैनर में वो यहां पर हम लोग आंसर का प्रेजेंटेशन करेंगे। सर सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर किसकी डेफिनेशन देके रखी है? लिस्टेड कंपनी। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, फिर लिखेंगे हाउएवर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज इज नॉट ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी। पहला उसके अंदर पॉइंट लिखेंगे कि साहब कोई ऐसी पब्लिक कंपनी, ठीक है, हुज सिक्योरिटीज इज इशूड एंड लिस्ट ऑन
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखेंगे मालिक हम लोग पॉइंट नंबर ए, हम लोग लिखेंगे मालिक कि ये पब्लिक कंपनी क्या करवाना चाहती है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को एज पर सेबी रेगुलेशन लिस्ट करवाना चाहती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि हमने नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहती है एज पर सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट लिखेंगे बोथ ए एंड बी अबव, तो भी मालिक ये कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। दूसरा फिर हम लोग लिखेंगे, है ना, दूसरा हम लोग लिखेंगे, ये जो भी पहला पॉइंट लिख रहे हैं यहां पर हम लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड ऐड कर देना है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि मालिक कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है अदर देन इक्विटी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो मालिक वो भी कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। एंड तीसरी टाइप की कंपनी ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है, मतलब अ कंपनी, अ पब्लिक कंपनी विच इज लिस्टेड in out of the jurisdiction which is mentioned under subsection number 3 of section number 23 of the Companies Act 2013, मतलब वो आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड है, तो मालिक ये कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी। नाउ डेफिनेशन पूरा कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग लिखेंगे आंसर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में तीनों टाइप की जो कंपनी लिखी हुई है उन कंपनीज को उठाएंगे एंड देन वहां पर मेंशन करेंगे। तो आपको पता है मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है ये तीनों, आपको पता है मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है ये तीनों की तीनों, मतलब एबीसी लिमिटेड भी अनलिस्टेड कंपनी है, सीएचजी लिमिटेड भी अनलिस्टेड कंपनी है और पीआरएस लिमिटेड भी अनलिस्टेड कंपनी। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप अपने आप से इसको बढ़िया तरीके से एक बार लिखने की कोशिश करना, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बोनस 5 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे लिए। एंड नाउ यहां पे हम लोग रुकेंगे और इससे रिलेटेड अब जो भी और वीडियोस होंगे या जो भी और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अब वो डिस्कस होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।